हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा और ये होगा हास्याकरण की समझ। हम कर रहे हैं 8 क्लास की पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पॉलिटिकल हमने स्टार्ट कर रखी है 8 क्लास की। 6, 7 की पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट है। 8 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट है, लेकिन 8 क्लास की पॉलिटिकल अभी हम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं आज। ये है होगा हमारा हास्याकरण की समझ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको और वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ऑन कर लेना। तो हास्याकरण का क्या मतलब है? हास्याकरण का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ से किनारा कर लेना, अपने आप को अलग करना, या फिर हम खुद जो है उनको अलग कर दे, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, उसे कहते हैं हास्याकरण, किनारा कर लेना। हम कहते हैं ना कि उन्होंने किनारा कर लिया। किसी भी इंसान का आपस में ना बनती हो, या फिर वो अलग हो, उनकी सोच अलग हो, उनका धर्म, जाति, परंपरा, कुछ भी चीज़ के लिए लगा लो। जैसे कि हम अभी समाज के अंदर रहते हैं, सारी तरफ हमारे चारों तरफ हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, लेकिन हैं तो एक ही समाज में रहते हैं ना। चाहे जाति अलग हो, चाहे धर्म अलग हो, लेकिन रहते हैं आसपास, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन आज भी जो है, पहले आदिमानव की तरह रहने वाले लोग आज भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं पहाड़ों में ऐसे लोग आज भी रहते हैं जहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, फिर भी खुश रहते हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या है, किनारा कर लिया हमसे, हमारे समाज से वो अलग हैं, एकदम अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनके धर्म अनुष्ठान या फिर और कुछ लगा लो, उनकी सोच अलग है, वो एकदम अलग है, हमसे अलग रहते हैं वहाँ पर। और क्या है, चाहे उन्होंने अपने आप को हमसे दूर रखा हो या फिर हमने उनको हमसे दूर कर दिया हो, तो अलग रहना क्या होता है, हास्याकरण होता है। इसका कुछ आप जो चैप्टर पढ़ेंगे ना लाइन बाय लाइन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है सामाजिक रूप में। ये देखिए ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, एक जो है समरी दी गई है, जो आपको पढ़ने से समझ में आएगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है, यानी कि समाज में आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं तरफ खाली जगह होती है, यानी कि बुक्स में हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं ना कॉपियों में, तो बाईं तरफ खाली जगह होती है जहाँ पर आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उस पन्ने का हाशिया कहते हैं, उसे पन्ने का। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है कि जिसे किनारे और हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कभी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा में ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी आप उनसे अलग हैं, यानी कि अगर संगीत फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अलग आपका बोलने का ढंग है, औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा ध्यान नहीं देते या मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग है, अलग तरह का, इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके जो सगे साथी हैं आपको अपने बीच का नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग हैं, यानी कि गोया आपकी कहीं बात आपसे क्या है, एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की इस तरह समाज में भी ऐसे समूह या फिर समुदाय होते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्याकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या फिर बहुसंख्यक समाज के समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने वाली वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, यानी कि खुद को सबसे अलग या फिर किनारे पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी या फिर डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में अपने आप को अलग रखते हैं लोगों से। अपने जो रीति रिवाज, धर्म, जाति, परंपरा अपने समुदाय के अंदर ही रहते हैं, वो अंदर कंफर्टेबल होते हैं। बाहर जा कर के जो समाज का सामना करने से उनको डर लगता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ से वंचित रहते हैं, किसी भी, यानी कि कोई भी काम लगा लो, इन सभी चीज़ों से वो नीचे रह जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है।
जिसके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि हाशियाकरण किसी एक दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस कराने में विवश कर देते हैं। इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं हम? दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। देखिए, आदिवासी और हाशियाकरण, ये एक स्टोरी दी गई है जिससे हमें समझ में आएगा कि हाशियाकरण होता क्या है। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठ करके टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही थी। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? तब दादा क्या कहते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे कुछ और नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों को दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं होता। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते क्यों देखते हैं? ये पहली बारी थी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों के बहुत ही, एक सेकंड रुकना, हाँ ये देखिए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत था। हमें अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें ज़मीन जंगलों से मिल जाती थी। हम जो है अपने धरती, जंगलों से और नदियों से उनकी बहुत कदर करते थे, दादू ने अपने बच्चों को बताते हुए कहा। फिर देखिए, तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं, वन विभाग के अफसर और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला था। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता। वहाँ न तो हमें वकील मिलता और न ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। कितना मुश्किल था आदिवासियों का जीवन। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? देखिए, हमने से बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे और आसपास के कस्बों में जो काम धंधे थे समय समय पर मिल जाते थे और हम उन्हें करते थे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उन्हें निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी देंगे, पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत ही खुश हुए और कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची थी। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह के से धमकाने लगे थे। आखिरकार उन्होंने सबको, पुराने पुरखों को, अपनी ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया था। आगे देखिए, ओह दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपनी ज़मीन दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। देखिए, क्योंकि सभी जो बिछड़ गए थे वहाँ पर अपनी अपनी ज़मीन बेच करके चले गए थे। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले थे और हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था और हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहते थे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल में हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ पर चले आए थे। वे बड़ी कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए थे हम। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे, यानी कि उनकी भाषा भी अलग थी। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी मैं बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गाँव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासी की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी, लड़की ने अपने दादू से बात करते हुए कहा। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से दादू को उड़ीसा का गांव छोड़ना पड़ा था और दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन है? आदिवासी शब्द का क्या मतलब है? मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज इसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आप सभी ने सुना होगा।
आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं होती। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह पाए जाते हैं। आदिवासी समूह कितने प्रकार के हैं? भारत में 500 से भी ज़्यादा। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म भी होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि भी आत्माएं हैं, आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं पर निवास माना गया है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही करते हैं। यह आपसे पूछ सकता है कि ग्राम आत्माओं की जो है उपासना कहाँ पर? गांव की सीमा के भीतर की जाती है, पवित्र लता कुंजों में, और पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। और उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ देखिए, और बंगाल का असम की शक्ति और तांत्रिक परंपरा इसी के उदाहरण हैं, यानी कि उनका हमारे समाज पर भी असर पड़ता है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। किस धर्म को? ईसाई धर्म को। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं के गहरे तौर पर प्रभावित किया है और इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आदिवासियों में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी? संथाली भाषा। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। देखिए, ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे देखिए आदिवासियों की जो है पोशाक यहाँ पर दी गई है, खड़े हुए हैं और नीचे उनका ढोल वगैरह बजता हुआ। देखिए, ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूप में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं, यानी कि हमने जो है मन में छवि बना ली है आदिवासियों की। आदिवासी जो है वो अपना जो है जंगल वाला घर वगैरह छोड़ करके कहीं पर नौकरी भी करते हैं, वो अभी भी आदिवासी समाज हैं। लेकिन क्या है, हमने जो मन में तस्वीर बना ली है कि आदिवासी ऐसे ही कपड़ा लपेट करके रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सर पे वो लकड़ी जैसा लगा हुआ टोपी जैसा वो पहनते हैं, तो हमने अपने मन में जो है तस्वीर बना ली उनकी एक छवि। आदिवासी और प्रचलित छवि इनकी देखिए, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल के उत्सव, सरकारी कार्यक्रम और किताबों फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश करते हैं। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, यानी कि आदिवासी कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन, ये हम रियल में नहीं जानते। लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा, किसी पुराने बुजुर्ग ने देखा होगा, उसने सबको बताया। लेकिन क्या हुआ, उनके जो चेंज आए हैं वो किसी ने नहीं देखे कि अब वो किस तरह से हैं। हमने सिर्फ उनकी भीतरी लाइफ को नहीं देखा, सिर्फ बाहर से देखा कि उनके कपड़े ऐसे हैं और नाचते गाते रहते हैं। इसके अलावा उनकी सच्चाइयों के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या फिर नए विचार से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदाय को बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होता है। आदिवासियों का विकास और उनका विकास, जैसे कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत ही गहरा महत्व है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इनके ऐसक और कोयले, हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों में ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे
बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा, पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। यानी कि जंगलों के बारे में बताया है कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियायतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं थे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर ही निर्भर करते थे। यानी कि सब कुछ उस टाइम पर आदिवासियों के हाथ में था, पूरा जंगल, उनको सभी तरह की चीज़ों की जानकारी होती थी। कहाँ पर पानी अच्छा है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलेगी, लोहा है, लकड़ी, इन सभी की जानकारी थी। इसलिए जो समाज था उनके ऊपर आश्रित था सभी चीज़ों के लिए। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते रहते थे और स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि वे परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीति और राज्य व नीति उद्योगों ने राजनीतिक बदलाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेल दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। यानी कि पहले जो वन उनके नियंत्रण में था, उनके हाथों में, उनके कब्जे में था, उसके ऊपर आज उनका कोई नियंत्रण नहीं है। झारखंड और आसपास के इलाकों में देखिए यहाँ पर स्टोरी दी गई है। आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते पर ही अपने पैरों पर खड़े हो पाया था। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विशाल विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी जो है रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया एक गीत है आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात पर जो है वानगी पेश करता है। ये यहाँ पर एक गीत दिया गया है, आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये जो फोटो दी गई है किस बारे में है, ये फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ पर खान और शोधक यंत्र यानी कि रिफाइनरी लगाना चाहती थी। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना को जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी इनका समर्थन कर रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। यहाँ पर ये देखिए, रिफाइनरी वगैरह लगाने के लिए इन्होंने आदिवासियों को हटा करके यहाँ पर काम शुरू किया है, लेकिन इसका क्या है, मुकदमा चल रहा है अभी कोर्ट में, ये दिया गया है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही, इसलिए इन जमीनों को खनन, अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर के काम किया। काफ़ी बार उनकी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत ही कम किया गया था। सरकारी आंकड़ों से हमें पता चला कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे। यानी किसी भी खनन प्रक्रिया हो गई, सरकार की तरफ से आ गया कि वहाँ पर ये लोहा ऐसा है, या फिर वहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे कि उन्होंने चेक करके बता दी कि यहाँ पर तेल है वगैरह है, तो उनको रास्ता जो है वहाँ पर रहन सहन जो आदिवासी रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, क्योंकि वहाँ से तेल वगैरह निकालना है, उनको लोहा ऐसा मिले या फिर कोई भी जैसे कि खनन करने के लिए उन्हें कोयले में मिले, तो इस वजह से उनको हटा दिया गया। उसमें 50% से ज़्यादा कौन थे, आदिवासी। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें 79% आदिवासी थे, 79%। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी थी। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से भिंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क,
101 राष्ट्रीय पार्क, 40,564 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य। ये संख्या आप याद रख लेना। 1,19,776 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मूल रूप से आदिवासी रहते थे, अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है और अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहते थे, यानी कि उनका खुद का घर था वहाँ पर जंगलों में, अब उनको अगर वहाँ पर आएंगे तो घुसपैठिया कह देंगे। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के लिए अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थान को छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतों और निर्माण स्थल पर बहुत ही मामूली वेतन में नौकरी करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी कम होती है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत होती थी। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने अब हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जो है एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, यानी कि अभी हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यक के बारे में। इकाई 1 में हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपके राय में इन अल्पसंख्यकों समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम होता है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं होती, इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने एक इकाई में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय से सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है और ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल जो है क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस करते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच का संबंध कुछ बिगड़ जाता है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकारों का साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है, यानी कि कल हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था, उसमें बताया गया है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। और आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशिएकरण को समझें। ये था अल्पसंख्यक, यानी कि किसी भी चीज़ को, यानी कि उनके बीच में कोई रिश्ता खराब हो जाए या किसी भी चीज़ को उनको लगे कि हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन रहा है, मौलिक अधिकारों के कोई खिलाफ जा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अदालत में जा करके मुकदमा पेश कर सकते हैं। मुसलमान और हाशियाकरण, यानी कि मुसलमानों को किस तरह से हाशिए पर यानी कि किनारे पर रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरा समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिलते। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चला कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई हैं सारणियाँ, उसमें हम पढ़ेंगे कि मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग क्यों कहा गया है। ये देखिए, मूलभूत सुविधाएं 2008 से 9 की रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है। धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और
सिख। पक्के घर सबसे ज़्यादा किनके पास हैं? ये देखिए सिख के पास। बिजली सबसे ज़्यादा किसके पास है? सिखों के पास। नल का पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये सिखों के पास। उसके बाद ये पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर देखिए इनमें से पक्का घर सबसे पहले हो गया ये ईसाई धर्म वालों के पास। बिजली हो गई ईसाई वालों के पास और नल का पानी हो गया फिर से इनके पास हो गया। फिर आ गए हमारे हिंदू थर्ड नंबर पे। पक्का घर इनके पास ज़्यादा है मुसलमानों से, बिजली भी ज़्यादा है और नल का पानी भी ज़्यादा है। सबसे लास्ट में बचे मुस्लिम, जिनके पास सबसे कम पक्के घर हैं, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है और पानी पीने का नल का पानी भी नहीं है, यानी कि सबसे कम सुविधाएं हैं उन्हें। धार्मिक समुदाय यानी कि उनके रहन सहन के लिए मूलभूत सुविधाएं में वो पिछड़े हुए हैं। और यहाँ पर साक्षरता देखिए सबसे कम किन की साक्षरता है? सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ पर किसकी है? जैन वालों की दिखाई गई है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद साक्षरता हो गई, कुल साक्षरता होगी 74, जैन की होगी 86, बौद्ध वालों की। उसके बाद ये देखिए ईसाई वालों की सबसे ज़्यादा, फिर बौद्ध वालों की थर्ड नंबर पे, उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे, हिंदू फिफ्थ नंबर पे और सबसे कम है ये मुस्लिम। यानी कि साक्षरता में भी, यानी कि शिक्षा के मामले में भी मुस्लिम धर्म पीछे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, यानी कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पिछड़ी हुई हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्याय कौन सी थी? सच्चर समिति। न्यायमूर्ति सचिंद्र नाथ सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिकता और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया था। कब बनी थी? 2005 में। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल जो है शिक्षा ले पाते हैं, खास करके मुस्लिम धर्मों की लड़कियां। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण की कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के बीच कई रीति रिवाज, व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों ने बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है, यानी कि मुसलमानों के ये चलन है। कोई जो है बुर्का पहनता है, कोई टोपी पहनता है, इस तरह से। और बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी टोपी पहने हुए, बुर्का पहने हुए दिखता है तो हम पहचान लेते हैं, बड़ी दाढ़ी दिखती है तो हम बोलते हैं कि ये मुसलमान है। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं होते। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थिति में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकालने लगे, और जिनके क्या है, जिससे अक्सर उनका घेटोवाइजेशन होने लगता। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देती थी। इस अध्याय में उपरोक्त भाग में हमने पढ़ा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभव से हमें पता चला कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीति, साधन, सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों की नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है, और इनके बिना न तो हम अब उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे और जो हमारे देश को एक अनूठी घटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इस अध्याय में हमने ये समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इन समुदाय के हाशिए पर रहे जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी चेक किया था कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी है इसी तरह का एक हाशियाई समुदाय। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती, यानी कि उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता।
इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है, क्योंकि वे हमेशा एक ही तरह के हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा लेना भी चाहता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समुदायों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया है। आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था आदिवासियों के बारे में, उनको क्या है हाशियाकरण के ऊपर रखा गया। फिर हमने पढ़ा अल्पसंख्यकों के बारे में और फिर हमने पढ़ा मुसलमानों के बारे में। इन तीनों जो है समुदायों के बारे में हमने पढ़ा कि इन तीनों को अलग तरह से देखा जाता है। इनको हाशियाकरण जो हम बोलते हैं ना, हाशिया कर दिया या फिर किनारे पर रखा गया है, कोई भी लाभ इनको नहीं मिला, मूलभूत आवश्यकताएं भी इनकी पूरी नहीं होती, इस तरह से। तो इन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो अभी हमने पढ़ा था ना, रिपोर्ट पारित की गई थी मुसलमानों के लिए, सच्चर समिति थी वो रिपोर्ट, मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चला कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी स्कूल और 30% बच्चे निजी स्कूलों में अभी भी पढ़ रहे हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम सोचते थे ना कि सभी मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, लेकिन आज भी क्या है, सिर्फ 3-4% लोग ही हैं जो उनका अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। ये देखिए, 6 साल से 14 साल की उम्र 25% बच्चे या तो कभी स्कूल ही नहीं गए या फिर स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत ही बड़ी है मुसलमानों की। या तो वो स्कूल नहीं गए या फिर गए तो कुछ ही दिनों में स्कूल छोड़ दिया। उनको कहते हैं हम हाशियाकरण, यानी कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा हाशियाकरण पर रखा गया है, सबसे नीचे। ना उनके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, ना उनकी शिक्षा है, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं कल नई वीडियो में। तभी के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहो, सभी का एग्ज़ाम क्लियर होगा। बाय बाय।